Hello everyone, welcome back to my channel UGC नेट सोशोलॉजी। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में जो वैकेंसी है हमारे लिए आ चुकी है। तो आज मैं आप सभी के लिए सोशोलॉजी सब्जेक्ट के सारे जो डिटेल्स है यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। क्या एलिजिबिलिटी है, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस, एग्जाम डेट क्या है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ऑल्दो ये जो नोटिफिकेशन है बहुत पहले हमारे पास आ गया था, बट अभी रिसेंटली एक और नोटिफिकेशन हमारे पास आया है जिसमें जो न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न है, कितनी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, ये सारी डिटेल्स हमें बता दी गई है। तो इसलिए अब मैं एक फ्रेश वीडियो है जो आप सभी के लिए यहाँ पे लेकर आई हूँ। सो आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, सो मेरा नाम जूही जैन है एंड लास्ट 2 से 3 साल से यूट्यूब पर मैं आप सभी लोगों को यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूँ। सो आप लोग मेरे साथ यहाँ पर इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर डेडिकेटेडली सोशोलॉजी सब्जेक्ट के लिए क्लासेस हैं, चाहे वो नेट हो, सेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन हो, गेट एग्जामिनेशन हो, सभी से रिलेटेड जो भी क्लासेस है, अपडेट्स है, मैं यहाँ पर लेकर आने वाली हूँ। सो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आपका कोई भी नोटिफिकेशन है मिस ना हो। एमपी वैकेंसी रिलेटेड ऑलरेडी मैं एक डिटेल नोटिफिकेशन बना चुकी हूँ। आज हम लोग पर्टिकुलरली सोशोलॉजी सब्जेक्ट की जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो डिटेल नोटिफिकेशन है हमारे पास आ गया है। 2 अगस्त को आपका होने वाला है सोशोलॉजी सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पर जो फॉर्म फिलिंग है वो आप सभी के लिए 27 मार्च से शुरू होने वाली है और 26 अप्रैल हमारी यहाँ पर लास्ट डेट होने वाली है। इसके अलावा आप 28 अप्रैल तक जो करेक्शन है कर सकते हैं। लेट फीस के साथ 3000 रुपए लेट फीस के साथ आप यहाँ पर 3 मई तक फॉर्म फिल कर सकते हैं और 25,000 लेट फीस के साथ आप यहाँ पे 8 जुलाई तक जो अपना फॉर्म है फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो करेक्शन अगर आपको करना है तो उसके लिए 50 रुपीज जो है आपको यहाँ पे देना होगा। ठीक है, मिनिमम एज की बात करें तो मिनिमम एज है यहाँ पे 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई है 40 ईयर्स। इसके अलावा आपका जो मास्टर्स है होना चाहिए। ठीक है, पीजी है सोशोलॉजी में या सोशल वर्क में। इसके अलावा मास्टर्स के साथ आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई होना चाहिए या आपका एमपी सेट क्वालिफाई होना चाहिए। अदर स्टेट का सेट एग्जामिनेशन यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। सो आपका एमपी सेट या फिर यूजीसी नेट क्वालिफाई यहाँ पर होना चाहिए। ये चीज आप लोग जरूर से यहाँ पर याद रखें। तो एक बार डिटेल देखो, 55% होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्या पीजी अपियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए पीजी अपियरिंग वाले यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। आपका जो मास्टर्स है फॉर्म फिलिंग के टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए, तो ही यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। सिमिलरली आपका नेट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन या एमपी सेट एग्जामिनेशन भी ऑलरेडी क्वालिफाइड होना चाहिए फॉर्म फिलिंग के टाइम पे, तभी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एक बात का जरूर से याद रखें, बहुत सारे बच्चे जो हैं ये सोचते हैं कि ठीक है हम तो अभी फाइनल ईयर में है और इंटरव्यू तक हमारा क्वालिफाई हो जाएगा। तो ऐसी गलती मत करना, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है, आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है इंटरव्यू के टाइम पे, और ऐसा लास्ट टाइम पे हुआ भी है। सो जो अपियरिंग वाले हैं इस बार फॉर्म फिल ना करें। आपका यहाँ पे मास्टर्स और यूजीसी नेट क्वालिफाइड होना ही चाहिए, तो ही आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पे जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो सिर्फ मध्य प्रदेश में रहने वाले लोगों को ही मिलने वाला है। सो एमपी के जो कैंडिडेट है उनके एमपी के लिए जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 50% यहाँ पे मिनिमम मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स में। और जो पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैं उनके लिए भी नेट या सेट वगैरह जो है जरूरी नहीं है। बाकी मिनिमम मैक्सिमम ईयर्स मैंने बताया। 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन जो है अगेन एमपी के रिजर्व कैंडिडेट्स को दिया गया है, तो वो 45 तक अप्लाई कर सकते हैं, बट मिनिमम एज आपका 21 ही रहने वाला है। ठीक है, ये चीज अपनी जरूर से याद रखें। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम एवर जैसा आप सभी जानते हैं नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी गई है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर आप जानते हो जो रिटन एग्जामिनेशन है वो आपका होता है 100 मार्क्स का, पेपर 1 एंड पेपर 2 को मिला के। और जो आपका इंटरव्यू है वो होता है यहाँ पर 100 मार्क्स का। तो टोटल 900 मार्क्स से आपकी जो मेरिट है बनती है और आपका जो फाइनल सिलेक्शन है यहाँ पर होता है। अब क्या यहाँ पे सारी चीजें हैं वो देखो, एक बार मैं आपको एक बार डिटेल में दिखा देती हूँ। सबसे पहले देखो मैं आपको सोशोलॉजी का जो नोटिफिकेशन है वो ही यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो ये जैसा मैंने बताया आपका जो एग्जामिनेशन डेट है वो है 2 अगस्त। इसके अलावा बाकी सारी जो डिटेल्स हैं वो भी यहाँ पर हमें दी गई है। ठीक है, इसके अलावा देखो आयु वगैरह ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं
तो ये देखो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं, तो टोटल 71 सीट्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है और 19 सीट्स इसमें यूआर कैटेगरी के लिए है। ये चीज अपने याद रखें। इसके अलावा यूआर कैटेगरी में से भी जो 5 सीट्स हैं वो यहाँ पे एमपी के जो ऑलरेडी गेस्ट फैकल्टी वाले लोग हैं उनके लिए रिजर्व की गई हैं, और 7 सीट्स जो हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं, फीमेल्स हैं, उनके लिए रिजर्व की गई हैं। तो 12 अगर आप अलग कर दो तो टोटल 7 सीट्स हैं, जिसके लिए बाकी मेल जनरल कैटेगरी के लोग और जो अदर स्टेट्स के कैटेगरी के लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एक और डाउट यहाँ पे स्टूडेंट्स का आता है, जो अदर स्टेट्स वाले कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल है या नहीं। तो देखिए अदर स्टेट्स वाले जो कैंडिडेट्स हैं बिल्कुल अवेलेबल हैं, बस आपको याद रखना है कि आप यहाँ पे यूआर जनरल कैटेगरी में ही कंसीडर किए जाएंगे। एक और बहुत कॉमनली जो डाउट है स्टूडेंट पूछते हैं कि हमने अपना जो, क्योंकि यहाँ पे जो नेट एग्जामिनेशन है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, स्टूडेंट का डाउट ये होता है कि हमने अपना जो नेट एग्जामिनेशन है वो रिटर्न रिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई किया है, जैसे कि ओबीसी या SC ST में हमने अपना जो नेट एग्जामिनेशन है क्वालिफाई किया है, तो क्या हम एमपी में यूआर कैटेगरी के लिए एलिजिबल होंगे? तो आप बिल्कुल एलिजिबल होंगे। एमपी में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको रिजर्व कैटेगरी में ही या अनरिजर्व कैटेगरी में ही आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आपने रिजर्व कैटेगरी में भी नेट क्वालिफाई किया है तो भी आप एमपी में यूआर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह का कोई भी जो इशू है आपको एमपी में नहीं आने वाला है, ठीक है। ये चीज अपनी जरूर से याद रखें। बस अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स हैं वो रिजर्व कैटेगरी में ही एलिजिबल होंगे। तो ये आपकी एकदम परमानेंट पोस्ट है, यहाँ पे एकेडमिक लेवल 10 होने वाला है। 7th पे कमीशन यहाँ पे लगेगा, 57,700 आपका बेसिक पे होगा। इसके अलावा बाकी जो HRA वगैरह सारी चीजें। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मैंने बताया, मास्टर्स आपका होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए विद 55% मार्क्स अगर जनरल कैटेगरी से हो, और 50% अगर आप रिजर्व कैटेगरी से यहाँ पर हो। इसके अलावा जो आपका नेट एग्जामिनेशन है या फिर एमपी सेट एग्जामिनेशन है क्वालिफाई होना चाहिए, तो ही यहाँ पर आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। बाकी जो पीएचडी डिग्री होल्डर्स है उनके लिए नेट वगैरह जो है कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में और कौन से अलाइड सब्जेक्ट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने सोशल वर्क में मास्टर्स किया है और एंथ्रोपोलॉजी में अपना मास्टर्स किया है, या आपने नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, तो भी आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सोशल वर्क के थ्रू सोशियोलॉजी में अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो नेट है वो भी सोशल वर्क में ही क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे। ये चीज याद रखिए। एक डाउट आई थिंक किसी ने मुझे पूछा था, क्या डेवलपमेंट स्टडीज वाले सोशियोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। सोशियोलॉजी में सोशल वर्क और एंथ्रोपोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वही, सोशियोलॉजी वाले तो होंगे ही, बस इसके अलावा सोशल वर्क और एंथ्रोपोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पे एलिजिबल होंगे, ठीक है। मिनिमम एज वगैरह जो है सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं। इसके अलावा आप देखिए कि एग्जामिनेशन सेंटर्स क्या होंगे। सो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में जो है आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। जो एमपी में रहने वाले लोग हैं उनके लिए ये 4 सेंटर्स होंगे। आप अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस देख सकते हैं, जैसे अगर आपको ग्वालियर पहले नंबर पे चाहिए तो आप ग्वालियर रख सकते हो, भोपाल, इंदौर, वो सिक्वेंस आप देख सकते हो। बट एमपी के बाहर के जितने भी लोग हैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंदौर ही यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर मिलने वाला है। तो इस बात का जरूर से आप लोग यहाँ पर याद रखें, ठीक है। इसके बाद देखो आयु सीमा वगैरह सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिए, सारे डिटेल्स मैंने आपको बता दिए। 27 मार्च से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, 26 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है। तो पूरा एक महीना आपको यहाँ पे दिया है। 2 अप्रैल को जो है करेक्शन विंडो आपके लिए ओपन रहेगी। 28 अप्रैल तक यहाँ पर आप जो करेक्शन है कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 2 अप्रैल से चालू हो जाएगी आपका करेक्शन विंडो, 28 अप्रैल तक आप कर सकते हैं। 23 जुलाई को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। 2 अगस्त को एग्जामिनेशन है। लेट फीस 3,000 लेट फीस के साथ आप 3 मई तक अप्लाई कर सकते हो। 25,000 लेट फीस के साथ आप 8 जुलाई तक ये जो फॉर्म है फिल कर सकते हैं। बाकी आयु सीमा वगैरह सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता ही दी हैं। इसके अलावा देखिए हम लोग अगर यहाँ पे बात करें, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप ये जो अपना फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत आपकी नहीं होने वाली है। फीस मैंने आपको बताया, जो एमपी में रहने वाले लोग हैं, यहाँ के जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, जैसे एमपी के जो SC ST कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो लोग हैं, ठीक है, और इसके अलावा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए 250 रुपये फीस है, 250। और जो मध्य प्रदेश के जनरल कैटेगरी के लोग हैं या जो अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स हैं, बाकी सबके लिए यहाँ पे 500 रुपीज फीस रखी गई है। सो इसका आप लोग जरूर से याद रखें, ठीक है। अंतिम तिथि वगैरह सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं।
इसके अलावा देखो ये तो सारी बेसिक चीज़ है, एग्जामिनेशन पैटर्न की भी बात कर लेते हैं। तो ये एक नया नोटिस है जो कल ही यानी कि 6 को हमारे लिए रिलीज किया गया है, और यहाँ पर हमें जो न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न है, स्कीम वगैरह है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसका क्या सीन है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जो सिलेबस है वो आपका बिल्कुल पिछले बार की ही एग्जामिनेशन की तरह सेम होने वाला है, चाहे वो पेपर 1 हो या आपका पेपर 2 हो, सिर्फ इंग्लिश विषय को छोड़ के। तो सोशोलॉजी में तो जो सिलेबस है सेम होने वाला है। अभी मैं आपको बताने भी वाली हूँ सोशोलॉजी और पेपर 1 का क्या सिलेबस है, तो वो भी अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है 50 क्वेश्चन का होगा। पर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का यहाँ पे होता है, तो 200 मार्क्स, और इसके लिए 1 घंटा आपको मिलेगा। फिर आपका यहाँ पर होता है लंच ब्रेक। ठीक है, लंच ब्रेक होने के बाद हम लोग बात करें, फिर आपका जो द्वितीय प्रश्न पत्र है यहाँ पे 150 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स, और ये 600 मार्क्स का आपका यहाँ पर होगा, ये 3 घंटा। तो यहाँ पे दोनों पेपर जो है लगातार नहीं होते नेट एग्जामिनेशन की तरह। फर्स्ट पेपर के लिए 1 घंटा मिलता है, 50 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, फिर लंच ब्रेक होता है, और फिर दूसरे पेपर के लिए लगभग 2 घंटे का लंच ब्रेक, फिर दूसरे पेपर के लिए आपको 3 घंटे मिलते हैं, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन यहाँ पे करने होते हैं। ठीक है, और ओएमआर बेस्ड ये एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, पेन पेपर मोड में आपका ये ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, इसको आप लोग जरूर से याद रखें। एमसीक्यू बेस्ड ये आपका पूरा पेपर होता है, तो इसको हमें जरूर से याद रखना है। अब देखो जो नई चीज है, जो आप जानते हो कि नेगेटिव मार्किंग इस बार सबसे पहली बार यहाँ पे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में इंट्रोड्यूस कर दी गई, और 4R-W जो नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे चलेगी। इसका मतलब क्या है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपके लिए यहाँ पे होने वाली है। 1/4 का मतलब क्या है, जैसे आप जानते हो यहाँ पे एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आपके लिए होता है, तो यहाँ पर अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसके लिए 1 मार्क्स आपका काटा जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 1/4 है, इसलिए 1 मार्क्स यहाँ पर आपका कट होगा। ये आपकी इस बार है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे दोनों पेपर में इंडिविजुअली 40% लाना जरूरी है, यानी कि पेपर 1 में भी आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। अगर पेपर 1 में 40% मार्क्स नहीं आते हैं एमपीजीके में, तो आपका जो सोशियोलॉजी पेपर है चेक ही नहीं होगा। सिमिलरली आपके पेपर 2 में भी 40% मार्क्स होने चाहिए, अदरवाइज आपका जो पेपर 1 है चेक नहीं होगा। ठीक है, सो ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। बाकी एमपी के जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 30% रखा गया है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर 1 में आपके जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, आपके 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए, अदरवाइज आपका पेपर 2 चेक नहीं होगा। और जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके पेपर 1 में कम से कम 15 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तभी आपका यहाँ पे जो सब्जेक्ट पेपर है वो चेक होगा। तो इस चीज का जरूर से याद रखें। जो आपका एग्जामिनेशन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होगा, और अगर कोई गड़बड़ होती है तो हिंदी वाला ही यहाँ पे सही माना जाता है। तो इस चीज का जरूर से याद रखें। जो इंटरव्यू है 100 अंकों का होगा, और अच्छी बात यह है इंटरव्यू में कोई मिनिमम मार्क्स यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड नहीं। तो अच्छी बात यह है, जिन बच्चों को इंटरव्यू को डर लगता है, तो आप लोग अपना जो रिटर्न एग्जामिनेशन है जो 800 मार्क्स का होता है, इसे अपना ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए। रिटर्न एग्जामिनेशन में ज्यादा क्वेश्चन सही करके आने की कोशिश करो, सो दैट इंटरव्यू का उतना टेंशन न रहे। इंटरव्यू जो है वो सिर्फ आपका 100 मार्क्स का होगा, और आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो इन दोनों के बेसिस पर ही होता है। तो जितना अच्छा आप यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन में करोगे, उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है इस एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पर मैंने आप सभी लोगों को समझा दी हैं कि किस तरीके से एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, नेगेटिव मार्किंग एग्जाम पैटर्न सब मैंने आपको समझा दिया है। एग्जामिनेशन सेंटर्स मैंने बता दिए। इंदौर से बाहर वाले एमपी से बाहर वाले लोगों के लिए सिर्फ इंदौर एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। बाकी जो एमपी के लोग हैं उनके लिए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, इसमें से आप अपना जो सिक्वेंस है सिलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट चीज सिलेबस के बारे में और बात कर लेते हैं। तो देखो सिलेबस हमें बोला है पिछली बार की तरह ही सेम रहने वाला है, तो ये पिछली बार का पेपर आप देख सकते हो। सबसे पहले एमपी जीएस की बात करें, जनरल स्टडीज की बात करें, जहां से आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स यानी कि 200 मार्क्स। यहाँ पर 40% मार्क्स लाना जरूरी है अगर अनरिजर्व से हो, और 30% अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, और 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी की गई है, तो ये याद रखें। तो सबसे पहली यूनिट है इसमें हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का जो इतिहास है, ठीक है, आपको
एंशिएंट, मॉडर्न, मेडिवल हिस्ट्री सब यहाँ पे पढ़नी होगी। दूसरी चीज़ ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश यहाँ पे सेकंड यूनिट आ जाती है, तो एमपी का जो भी क्लाइमेट है, सॉइल, टेम्परेचर, तापमान, वर्षा, सिंचाई योजना है, भाई स्कीम से, परियोजनाएं से आपसे बहुत क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। मेजर मिनरल्स कौन से हैं, एमपी में काफ़ी सारे मिनरल्स आपको देखने को मिलते हैं, पॉपुलेशन साइज क्या है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वगैरह, ये सारी चीज़ें। थर्ड यूनिट यहाँ पर आपकी आ जाती है पॉलिटिक्स ऑफ मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे जो भी गवर्नर, चीफ मिनिस्टर है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, शेड्यूल टाइप का क्या एडमिनिस्ट्रेशन है, सारी जो भी चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। फिर है फोर्थ यूनिट इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट वगैरह, यहाँ पर जो आपको मेजर जो स्कीम्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें, परियोजनाएं वगैरह हैं, देखने को मिलेंगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट यूनिट आती है ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश। सबसे इंपॉर्टेंट, एमपी आप जानते हो वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट है, ट्राइबल पॉपुलेशन में अगर बात करें तो कितनी ट्राइब्स है यहाँ पर, उनकी लोकेशन क्या है, ट्राइबल कल्चर क्या है, किस तरीके के फेस्टिवल्स, त्योहार वगैरह हमें देखने को मिलते हैं ट्राइबल एरियाज में, वो सारी चीज़ें, और ट्राइबल कल्चर, लिटरेचर जो है मध्य प्रदेश का, वो सारी चीज़ें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ज़रूर अच्छे से तैयार करना, ठीक है। फिर लास्ट यूनिट यहाँ पे देखो कंटेम्प्ररी इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल, नेशनल मध्य प्रदेश, और आईसीटी रिलेटेड जो चीज़ें आपको यहाँ पे पूछी जाती हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग वगैरह, ये सारी चीज़ें। ई गवर्नेंस है, मध्य प्रदेश में जो भी स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं, रिसेंट किसको अवार्ड्स वगैरह मिले हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये तो है आपका एमपी जीके, जहाँ पर आपको टोटल 5 यूनिट्स दी गई हैं, जिसमें वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, ट्राइब्स, और जो आईसीटी बेस्ड जो चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट कंटेम्प्ररी इवेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें। अब हम लोग बात करें सोशोलॉजी पेपर की, तो यहाँ पर आपको टोटल दी गई हैं 10 यूनिट, ठीक है। 10 यूनिट, 150 क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का, यानी कि 600 मार्क्स का, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, प्लस यहाँ पर भी वही चीज़ है, 40% का क्राइटेरिया है, मिनिमम होने चाहिए वो चीज़ें, ठीक है। सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे पहली यूनिट है, जो आपकी बिल्कुल बेसिक है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो यूनिट 3 में हम सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल ग्रुप, सोशल इंस्टीट्यूशन, हिंदी में भी देख सकते हो। समाजशास्त्र की अवधारणाएं, तो समाजशास्त्र की प्रकृति, परिभाषा, समाजशास्त्रीय परिपेक्ष, सामाजिक संरचना, मुख्य अवधारणाएं, सामाजिक समूह, ये सारी चीजें। दूसरी यहाँ पे यूनिट आ जाती है सोशलाइजेशन, समाजीकरण, तो ये अगेन हम लोग यूजीसी नेट यूनिट 3 में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सोशलाइजेशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल चेंज, इंडियन सोसाइटी, कंटेम्प्ररी इश्यूज, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपकी यूनिट 4 से भी यहाँ पे रिलेट हो जाती है, ठीक है। समाजीकरण ये आपकी दूसरी इकाई है, सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक परिवर्तन, ये सब इसमें आ जाता है। तीसरी यूनिट आती है सोशोलॉजिकल थियरी, समाज शास्त्रीय सिद्धांत, तो जो यूनिट 1 में हम लोग थिंकर्स पढ़ते हैं यूजीसी नेट में, वही सारे थिंकर्स हैं, तो आपको इसमें कुछ भी अलग से यहाँ पे तैयार नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि एसएफ नाडेल, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोस्की, डर्कहाइम, पार्सन्स, कार्ल मार्क्स, टेरेंडॉफ, कोजर है, ठीक है। बाकी इंडियन थिंकर्स जीएस घुरे, लुई दुमो, एम एन श्रीनिवास, बी आर अम्बेडकर, राधा कमल मुखर्जी, वही सारे थिंकर्स हैं। यूनिट 4 मैथडोलॉजी, तो ये हमारी यूनिट 2 रिसर्च मैथडोलॉजी, पद्धति शास्त्र से ये रिलेटेड है, तो यहाँ पर वही सारी चीजें, सामाजिक शोध, सोशल रिसर्च, क्वांटिटेटिव, गणात्मक, गुणात्मक, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव मेथड, स्टैटिक, सोशल ज्योमेट्री, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर आपकी यूनिट 5 फंक्शनलिज्म आ जाती है, तो यहाँ पर भी प्रकारवाद में बात करें, जेफरी अलेक्जेंडर, हेबरमस, एल्थूजर, ठीक है, गिडेंस, डेरिडा, यूनिट 1 के थिंकर्स ही हैं ये भी, डेवियंस, करंट डिबेट्स हम लोग देखें, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह, नीति आयोग, तो ये थोड़ी सी न्यू करंट अफेयर्स बेस्ड चीजें हैं, वो आपको पूछी जाती है। यहाँ पर देखो, याद रखो, स्कीम्स वगैरह भी आपको पूछी जाती हैं, पेपर 1 में तो पूछी जाती हैं, बट पेपर 2 में भी पूछी जाती हैं, ठीक है, जैसे नीति आयोग रिलेटेड जो चीजें हैं, तो इनको आपको थोड़ा अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। यूनिट 6 है रूरल सोशोलॉजी, ठीक है, ग्रामीण समाज शास्त्र, रूरल एरिया में किस तरीके से डेवलपमेंट चेंजेस हो रहे हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन क्या है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको थोड़ा एमपी के अप्रोच से यहाँ पे सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, वो देखना पड़ेगा। यूनिट 7 है उद्योग एवं समाज, इंडस्ट्री एंड सोसाइटी, इंडस्ट्री, सोसाइटी, क्लासिकल सोशोलॉजिकल ट्रेडिशन, तो डिवीजन ऑफ लेबर, ब्यूरोक्रेसी, यहाँ पे देखो कुछ न्यू चीजें आ जाती हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन है, कॉन्सिलिएशन, एडजुडिकेशन, आर्बिट्रेशन क्या होता है, क्वालिटी सर्कल्स वगैरह क्या होता है, ये कुछ चीजें न्यू हैं जो आपको थोड़ा अलग से एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना पड़ेगा।
यूनिट 8 है सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, विकास का समाजशास्त्र। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं जो यूनिट 6, जैसे हम लोग मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ते हैं, तो वहां से जैसे मैक्स वेबर, गुनार मेडवाल की थियरी, ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन वगैरह, वो सारी चीजें आ जाती हैं। फिर यूनिट 9 पॉपुलेशन एंड सोसाइटी। तो आप देखो पहले यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जो हमारे 2011, 12, 2013 के जो पेपर्स थे, वहां पर आपको पॉपुलेशन रिलेटेड टॉपिक से काफी क्वेश्चन है पूछे जाते थे। तो यूजीसी नेट के जो पुराने पीवाईक्यूज है ना, उनको आप यहाँ पे जरूर से प्रैक्टिस करो। जैसे 2004 से लेके 2015 तक के जो पेपर्स है ना यूजीसी नेट के, वो आप लोग जरूर से सॉल्व करो अगर आप एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो। तो पॉपुलेशन थियरी, पॉपुलेशन रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हैं, जनसंख्या एवं समाज, वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। लास्ट यूनिट देखो, सोशल सिनेरियो ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के सामाजिक परिदृश्य। तो ये आपका जो यूनिट है पूरा एमपी स्पेसिफिक है। तो एमपी में किस तरीके का पंचायती राज सिस्टम है, जैसे मैंने बोला ट्राइब्स जो है बहुत मेजरली आपको देखने को मिलती है एमपी में। तो ट्राइब से रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं, जो भी फेस्टिवल्स हैं, आर्ट है, डांस वगैरह है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर तैयार करनी पड़ेगी। तो सारा जो सिलेबस है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, सैलरी वगैरह ये सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। तो अब आप लोग मुझे आज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, कितने ऐसे बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड हैं और जो चाहते हैं कि मैं इस चैनल पे आपके लिए कुछ स्पेसिफिक क्लासेस वगैरह है लेकर आऊं। ठीक है, एक कमेंट मैंने देखा था कि मैम मैराथन करा दूं। मतलब हम लोग इतने, क्या बोलूं मैं, कि मैराथन्स के भरोसे ही रहने लगे हैं कि अभी तो मतलब एग्जामिनेशन में जहाँ पे पूरे पूरे हमारे पास लगभग 6-7 महीने का टाइम है, और अभी से हम चाह रहे हैं कि बस मैराथन आ जाए। मतलब हम डिटेल में पढ़ना ही नहीं चाह रहे। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बारे में सोच रहे हो और अभी से आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि सिर्फ मैराथन देख के हम एग्जाम क्लियर कर ले। तो बेटा ऐसे नहीं चलेगा, आपको डिटेल में चीजें पढ़नी पड़ेगी। जो बच्चे 1-2 मार्क्स से रह जाते हैं ना, तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि सिर्फ मैराथन से आप लोग देख रहे हो। तो अभी तो अच्छा खासा टाइम है, डिटेल में पढ़ो सारी चीजें, तो आपको बहुत ज्यादा ये फ्यूचर में काम आने वाला है। तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कितने बच्चे इंटरेस्टेड है, कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं क्लासेस लेकर आऊं, और कोई भी आपका डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए रेगुलर यहाँ पे क्लासेस एंड वीडियोस आने वाली है। गेट एग्जामिनेशन की बहुत डिमांड आ रही है, तो इससे रिलेटेड भी मैं वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। एंड एमपी सेट एग्जामिनेशन रिलेटेड भी जो क्लासेस है, वीडियोस है, यहाँ पर आपके लिए रहेंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो। कोई भी आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।